आप जानते हैं कि भारत के लगभग 86% जो किसान है वो एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 स्मॉल एंड मार्जिनल है। ये जो स्मॉल और मार्जिनल किसान है ये अपने यहाँ पर चाहे हम बात करें इनकी कृषि प्रोडक्टिविटी की या फिर बात करें इनके क्रेडिट तक पहुंचने की, ये सारी चीजों का इन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार टाइम टू टाइम एक स्कीम्स जो है वो निकालती रहती है और इस दौरान इस साल के बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने एक जो है इनके लिए एक डेडिकेटेड एक स्कीम लेकर आई है, प्रधानमंत्री कृषि धान्य योजना। इस योजना की बात करें तो इस योजना से कहीं ना कहीं किसानों की जो ओवरऑल इश्यूज है उसको ये हेल्प करने में ये योजना काफी कारगर होगी। लेकिन कैसे, इस योजना के क्या की प्रोविजंस है, क्या ये किसानों की यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस को रिवाइव करने में, किसानों के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में क्या अपना कोई विशेष योगदान दे पाएगी, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसानों की तो हम हमेशा बात करते हैं कि ये अन्नदाता है और ये अन्नदाता अपनी इनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए इसके लिए सरकार बार बार प्रयास करती है। सरकार द्वारा लक्ष्य तय किया गया था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। बाद में ये लक्ष्य बढ़ाकर 2024 किया गया, परंतु किसानों की स्थिति में हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें एक विशेष इजाफा नहीं इतना देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये योजना अपने तय समय से थोड़ा पीछे है। इसी को ठीक करने के लिए कि किसानों के पास उनकी इनकम के सोर्सेस एक बेटर हो सके, किसान जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे आयदाता है, इन अन्नदाता यहाँ पर अपनी इनकम सिक्योरिटी को अपनी इनहेंस कर सके, गवर्नमेंट लेकर आई है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कि इनके पास भी धन जो है वो यहाँ पर इनके लिए धन जो है वो एक बड़ी समस्या ना बन सके, चाहे वो धन उधार लेने की बात हो या फिर धन सृजन की बात हो, क्रेडिट क्रिएशन की बात हो। तो अब बात करते हैं ऐसी क्या बातें कही गई हैं इस योजना में। ये योजना फरवरी 2025 जब 1 फरवरी को हमारी माननीय वित्त मंत्री बजट को पेश कर रहे थे उस दौरान ये जो है योजना पेश की गई। इस योजना में 5 मेजर कंपोनेंट है, 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है जिसके थ्रू किसानों के स्टेटस को यहाँ पर जो है वो यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर रखा गया है। वो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे डिसाइड हो कि यहाँ पर किन किसानों को इसमें लाभ जो है वो दिया जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था, 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग के सहयोग से एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। दैट प्रोग्राम वाज नॉन एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें क्या था कि देश के कुछ जिलों को जो है चयनित करके, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं उन जिलों को जो है यहाँ पर चयनित करके वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आना था, सो दैट उन डिस्ट्रिक्ट्स का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे अभी प्लान है कि यहाँ पर इसी तरीके से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है, जो एडीपी के अंदर आ रहे थे, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा सो दैट वहाँ की जो किसान जिनके पास यहाँ पर अभी क्रेडिट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है उनको हम यहाँ पर चुनकर उनको इस योजनाओं को जो है उनका लाभ पहुंचा पाए। अभी फिलहाल ये जो स्कीम है वो अभी एक पायलट मोड पर है, लेकिन फिर भी इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम यहाँ पर देखें तो जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट, इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर किसान हमारे यहाँ क्या है, प्रोडक्टिविटी का क्या है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन की आपके पास एक एरिया है, इसमें कितना जो है आपने टोटल कितना प्रोड्यूस किया है। ये हो सकता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो काफी होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय किसानों की जो यहाँ पर अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पर कि आप एक तय एरिया में कितना उत्पादन कर पा रहे हैं वो काफी ज्यादा लो है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है इस वाली स्कीम से। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर, चाहे हमारे यूपी के किसान है, बिहार के किसान है, बंगाल के किसान है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। ओवरऑल देश से ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वो चयन किया जाना है।
इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं, यहाँ पर क्रॉप जो है डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, फसल विविधीकरण की बात हो रही है कि कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए और उसको हम सस्टेनेबल बना पाए। तो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अलावा यहाँ पर जो है सो किसकी बात हो रही है कि क्रॉप को आप ठीक है डाइवर्सिफाई कीजिए, बट आपको उसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी लेकर आना है, ताकि हम सतत तरीकों से यहाँ पर जो हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पर सस्टेनेबल एसडीजी टारगेट्स को अचीव करेंगे, उसको तो करना ही है। साथ में हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पंजाब है, पंजाब में वीट का और पंजाब में यहाँ पर जो है सो किसका है, यहाँ पर राइस वाला, राइस का कल्टिवेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या हम वहाँ पे दालों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? यहाँ पे एमपी में दालों का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सोयाबीन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एमपी में हम कुछ और क्रॉप्स को साथ में जो है मर्ज कर सकते हैं। मतलब एक डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को साथ में यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, सो दैट यहाँ पर क्या हो, ओवरऑल जो है इससे उनको किसानों को एक बेटर अल्टरनेटिव मिल सके। जैसे कि आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जो गुची मशरूम है, मशरूम्स की वहां पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है। इवन जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है वहां पर भी मशरूम और लेवेंडर्स को जो है उसके एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसानों के लिए एक अल्टरनेट, एक अच्छा सोर्स हो सकता है, जिससे क्या है कि ट्रेडिशनल क्रॉप से अगर उन्हें इतना फायदा नहीं मिल रहा है तो नाउ दे विल हैव सम अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जहां से वो क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर का सरप्लस जो है वो लेकर आ सकते हैं, और उनकी जो स्टेटस है, उनकी जो स्थिति है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज की। क्या होता है जनरली हमारे यहाँ हर साल लाखों टन जो है वो खाना ऐसे बर्बाद हो जाता है, कहा जाता है चूहे खा जाते हैं भंडार में पड़े पड़े। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, उसी लेवल पर पंचायत के साथ मिलके वहां पर ब्लॉक स्टोरेज जो है फैसिलिटीज बनाई जाएगी, ताकि एक गांव में, एक ब्लॉक में, एक डिस्ट्रिक्ट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और अगर वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा, उसको वहीं के स्टोरेज सिस्टम में क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए, जिससे हम हर साल लाखों टन का फूड वेस्टेज को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। इसमें बात की जा रही है कि यहाँ पर जितना जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे जो किसान है वो इरिगेशन से बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर प्रभावित होते हैं। अभी भी भारतीय जो किसान है ना, अभी भी वो जो है वो रेन पर डिपेंडेंट है कि रेन अच्छा होगा तो उनका प्रोडक्शन वो अच्छा कर पाएंगे। तो क्यों ना हम इरिगेशन की एक बेटर फैसिलिटीज उन तक पहुंचा पाए। जैसे इस साल के बजट में यहाँ पर जो है बिहार में कोसी के लिए जो है वो प्रोविजन किया गया है कि कोसी टे कैनाल जो है वो बनाया जाएगा, सो दैट जो पूर्वी के वहां पे पूर्वोत्तर में उधर जो किसान हैं उन तक इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो पाएगी। इसी तरह इस स्कीम में भी बात की गई है कि इरिगेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, सो दैट किसान जो है वो यहाँ पर खेती में जो पानी की समस्या है उससे यहाँ पर एटलीस्ट वो अफेक्ट ना हो। यहाँ पर बात हो जा रही है कि किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है क्रेडिट की। अब वो बैंक जाते हैं, बैंक से उन्हें इजिली अगर लोन नहीं मिल पाता है, या फिर उनको जो सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां से अगर सही से पैसा नहीं मिल पा रहा है तो वो मिल पाए, इसके लिए भी इस स्कीम में बात की गई है। तो मेजर 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, इट्स टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। द सेकंड, इट्स टॉक अबाउट जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड फूड का डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड, इट इज टॉक अबाउट स्टोरेज सिस्टम। फोर्थ, इज टॉक अबाउट इरिगेशन एंड फिफ्थ, इट्स टॉक अबाउट क्रेडिट। तो 5 चीजें यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है इस स्कीम पे, चाहे तो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए या फिर प्रीलिम्स में पूछा जाए। ये 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैसे सिलेक्शन होगा उन 100 डिस्ट्रिक्ट का, तो उस पर मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। तो फर्स्ट वन, इट्स लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऐसे क्षेत्र, ऐसे जोन जहां पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर जो है वो वहां की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है, जहां पर यहाँ पर
बिलो जो है उससे चल रहा है, बिलो एवरेज जो है कोल जो है क्रॉप यील्ड्स है कंपेयर टू नेशनल एवरेज, उन डिस्ट्रिक्ट्स का चयन किया जाएगा। इसके अलावा मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जहां पे क्या है यहाँ पर जो है सो नेशनल का कितना था अप्रॉक्स 155% था, इससे जो है यहाँ पर जो है कम हो, या फिर बिलो एवरेज जो है फार्म क्रेडिट एक्सेस, जो यहाँ पर किसानों के लिए जो क्रेडिट एक्सेस का जो क्राइटेरिया रखा गया है अगर उन्हें उससे वो कम मिलता है तो इसके लिए यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर डाटा कलेक्ट करेगी एंड ऑन दैट डाटा बेसिस ये डिसाइड किया जाएगा कि किन किन एरियाज को चूज किया जाना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इसको किया जाएगा डाटा से। ऑब्वियसली जब यहाँ पर डाटास का कलेक्शन होगा तो डाटास बेसिस पे एनालिसिस किया जाएगा कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कितना यहाँ पर किस जोन को हमें जो है एग्जैक्टली हमें सिलेक्ट जो है करना है, साथ में कन्वर्जेंस मॉडल सो दैट वहाँ पे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वहाँ पर हम दे सके। एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि भाई इरिगेशन अलग डिपार्टमेंट है, क्रेडिट अलग डिपार्टमेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फूड को डाइवर्सिफाई वे में अगर हमें प्रोड्यूस करना है दैट इज अ डिफरेंट जोन, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है उसके लिए अलग कैटेगरी, ये सारे जो डिफरेंट जो यहाँ पे जोन जो संभाल रहे हैं उन एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, उसको कोऑर्डिनेट करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा एंड मेजरली फोकस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो ये स्कीम जो है ज्यादा बेटर वे में जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा कैसे आ पाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर फंडिंग मैकेनिज्म में क्या किया गया है कि यहाँ पर ये जो है एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स ऑलरेडी जो कई चल रही हैं इन मिनिस्ट्रीज की, जैसे कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो यहाँ पर फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, यहाँ पे एडिशनल फंडिंग जो है वो यूनियन कैबिनेट भी लेकर आ सकती है। अलग अलग जो ऑलरेडी मतलब यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो पैसा चल रहा है वहां से फंडिंग्स को उसी फॉर्म में जो है कलेक्ट किया जाएगा। और यही ना इसका सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में भी है। अगर हम इस स्कीम की ओवरऑल चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस क्या है कि यार आपने स्कीम लॉन्च कर दी है बट स्कीम के लिए आप ये कह रहे हैं कि जितनी ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है वहां से फंड एलोकेट होगा, इसके लिए कोई सेपरेट बजट एलोकेट तो किया नहीं गया। तो यहां पर बात है इस स्कीम को हम कैसे वाइबल बना पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन का भी इशू है। अब ये स्कीम इंप्लीमेंट तो होगी स्टेट्स में, सेंटर और स्टेट और इनकी जो बाकी एजेंसीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा, इसके लिए कोई क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं है। डाटा की एक्यूरेसी पे भी एक बड़ा सवाल है कि कैसे यहाँ पर डाटास को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर जो है राइट डिस्ट्रिक्ट हो, कैसे एक्यूरेट डाटा आ पाएगा। यहाँ पर हम अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग डाटाज होते हैं तो उनमें हम एक बेटर सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे और सबको यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल पाए, ये कैसे यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऑलरेडी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है ना, और एक अलग से फंडिंग भी नहीं है। तो जब फंडिंग ही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बिल्डअप हो पाएगा, ये हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। क्रेडिट एक्सेस की बात तो की गई है बट पहले की स्कीम में भी तो क्रेडिट एक्सेस था, क्या किसानों को मिल पाया, तो क्रेडिट कैसे यहाँ पर हो पाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे पैसा देंगे, वो भी खासकर उन एरियाज को जहां ऑलरेडी लो सिचुएशन है, जहां ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी लो है, वो यहाँ पर क्यों रिस्क लेंगे। तो यहाँ पर उनके इश्यूज को शॉर्ट आउट करने का कोई मैकेनिज्म हमें नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन पर अगर हम लेकर आएंगे तो फिर अगेन यहाँ पर जो है सो कंफ्यूजन होने की क्रिएशन है, और फिर इसको मॉनिटर्स किए जाने की मॉनिटरिंग इसकी कैसे होगी। तो हमने क्या समझा, हमने समझा स्कीम, हमने समझा इसके फीचर्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स और क्या चैलेंजेस है। बट क्या ये चैलेंजेस शॉर्ट आउट नहीं हो सकते, ये चैलेंजेस शॉर्ट आउट भी हो सकते हैं कैसे, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई सबसे बड़ा इशू क्या है, पैसा ना, फंड नहीं आ रहा है, तो इंश्योर करो कि डायरेक्ट आप उन्हें फंडिंग दोगे, उनको एक बढ़िया एक डेडिकेटेड एक फंड एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर दिया जाए सो दैट अगर हम उनके लिए एक सेपरेट बजट अगर हम कर देंगे इशू हमारा शॉर्ट आउट हो जाएगा। इनके लिए हम यहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना होगा।
अगर उनके बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो स्कीम भी ज़्यादा जो बेटर वे में इम्प्लीमेंट हो पाएगी। डाटा एक्यूरेसी को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है सो दैट सारे जितने भी सेंटर्स हैं उनके डाटास को मर्ज करके एक बेटर वे में हम चीज़ें हम रियल टाइम बेस्ड पे हम डाटा को मॉनिटर कर पाएँ और उसके बेसिस पर डिसीजन ले पाए। क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी यहाँ पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि वो पैसा दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसमें हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है सो दैट गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लॉन्च किया है, जो हमारे अन्नदाताओं की यहाँ पे स्थिति में सुधारने की बात की गई है, हम उसको अचीव कर पाए। तो ये हमने समझा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके बेसिस पर है ये एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, it aims to enhance agriculture productivity and promote sustainable farming practices. Second कह रहा है the scheme will cover 100 district based on cropping intensity, productivity and farm जो है credit availability. The third statement, it has dedicated budget allocation in the union budget 2025. इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या लग रहा है आपको? आप इसका जवाब हमें कमेंट में बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि ये जो स्कीम है ये यहाँ पर हमारे किसानों की स्थिति को वाकई में ही सुधार पाएगी? क्या किसान जो अब तक क्रेडिट से कहीं ना कहीं अछूते हैं, इरिगेशन उनको नहीं मिल पा रहा, क्या अब उन तक सुविधाएं बेहतर फॉर्म में पहुंच पाएंगी? आपका जो भी जवाब है लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस तरह की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।